हेलो फ्रेंड्स, आप सभी प्रिय दोस्तों का मैं स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र क्लासेस ऑनलाइन में। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी कर दीजिए। देखिए, जैसा कि आप सभी दोस्त जानते होंगे कि इस चैनल पे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट की सारी क्लासेस चल रही हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोस्तों। देखिए, सीडीपी चल रही है, आपकी हिंदी चल रही है, ईवीएस की आज क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। तो आइए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। जल्दी से सभी को राइट आंसर करते रहना है। देखिए, पढ़िए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? ठीक है, तो पढ़ेंगे भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। तो दोस्तों जल्दी से राइट आंसर कीजिए। फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इसके बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत देखिए जीन पियाजे द्वारा दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपने देखिए निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालकों के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। और देखिए, इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। और संज्ञानात्मक विकास निम्न निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो जाएंगी दोस्तों? पहली तो हो जाएगी संगठन। पहली कौन सी हो जाएगी? संगठन। सेकंड हो जाएगी अनुकूलन। सेकंड हो जाएगी अनुकूलन। और थर्ड हो जाएगी दोस्तों आत्मसातन। ठीक है, आत्मसातन। तो ये तीसरी हो जाएगी। और चौथी हो जाएगी दोस्तों समंजन। समंजन। ठीक है, समंजन। तो दोस्तों इसका सीज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब दूसरे भाग में जाता है तो उसको क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसका सीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, मानव शरीर को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से? दायां भाग और एक बायां भाग। कौन सा हो जाएगा? एक दायां भाग हो जाएगा और एक बायां भाग हो जाएगा। और जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कह देंगे। और जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, तो यही क्या कहलाएगा? द्विपार्श्विक अंतरण। तो सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से सभी को राइट आंसर करते रहना है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? जो देखिए, जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे, मध्यमान कहेंगे, या माध्यांक कहेंगे, या फिर मानक विचलन कहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। अब देखिए, बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। और प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वह क्या कहलाता है? वह बहुलक कहलाता है। और इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तो इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। आपका सूत्र क्या हो जाएगा? 3 मीडियन टू मीन कोष्टक के अंदर लिख देंगे 3mn-m। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको ज्ञात करने का फार्मूला हो जाएगा। तो चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये तो मैं काफी बार बता चुकी हूँ। तो बताइए जल्दी से।
क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो बताएंगे स्कीनर ने। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्कीनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने देखिए चूहे पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया। किस पर? इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया। ठीक है, चूहे पर प्रयोग किया। और देखिए पावलॉग जो थे वो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के मतलब उन्होंने दिया था। पॉवलॉक थे जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था और कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था। और जो थार्नडाइक थे वो देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया जिसका प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया। और जो कोहलर थे उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया। ठीक है, सूझ का सिद्धांत दिया और किस पर प्रयोग किया? बंदर पर प्रयोग किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और सभी को राइट आंसर करना है। देखिए दोस्तों सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही सभी लोग शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को। सभी को जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो दोस्तों बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अल्बर्ट बंडूरा थे ये देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। और देखिए इस सिद्धांत को इन्होंने कब दिया? जो अल्बर्ट बंडूरा ने इस सिद्धांत को देखिए 1969 में दिया। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत 1969 से 71 में दिया। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है और अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, ठीक है, व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर या सुनकर व समझकर ही सीखता है। या फिर अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो भी हम सीखने की प्रवृत्ति रखेंगे वो हम दूसरे से ही लेते हैं। ठीक है, तो चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जल्दी से सभी को राइट आंसर करते रहना है और सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ठीक है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल बर्ट ने। देखिए ये मैं बता चुकी थी आप लोगों के लिए हमने फार्मूला भी लिखा हुआ था। ठीक है, तो सभी लोग बताइए 6 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रत्यय किसने दिया था दोस्तों? बिने साइमन ने। किसने दिया था? बिने साइमन ने। तो ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है और इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों के आधार पर बालकों को विभाजित किया जाता है। और देखिए सन 1905 में बिने ने अपने सहयोगी, ठीक है, सन 1905 में बिने जो थे इन्होंने अपने सहयोगी साइमन, ठीक है, सहयोगी जो साइमन, ठीक है, साइमन के साथ मिलकर प्रथम सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। देखिए ये जो बिने अलग है और साइमन जो वैज्ञानिक है ये अलग है, ये इनके सहयोगी थे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे तैथिक आयु। ठीक है, बटे तैथिक आयु और इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए क्या दिया हुआ 7 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तनाव का नियम। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम जो है, ये सारे ही अधिगम के नियम है, मतलब सीखने के नियम है, जिसे कि थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास व त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं होगा। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करते हैं। देखिए, सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव प्रयोग किया था। देखिए, अभी मैं बता चुकी हूँ, तो सभी को जल्दी से राइट आंसर कर देना चाहिए दोस्तों। जो पावलोव थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की थी। और बिल्ली पर किसने की थी? थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बिल्ली पर किसने की? थॉर्नडाइक ने। और चूहे पर स्किनर ने, और बंदर पर कोहलर ने। तो ये चारों के चारे ऑप्शन के बता चुके हैं मैं। ठीक है, तो चलेंगे आगे 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और जल्दी से राइट आंसर करिए दोस्तों सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए, मैं बता चुकी हूँ, बार बार वही बात बता रही हूँ, तो सभी लोग जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। ठीक है, तो बीज राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। इन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सभी लोग भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंच सके। ठीक है, और आप अपनी क्लास को टाइम से ले सकें। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जल्दी से। क्या दिया हुआ है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? प्रेरणा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? नियंत्रित करने की, नियमित करने की। ठीक है, नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये किसके अनुसार है? गुड। ठीक है, गुड। ये इन्होंने ये परिभाषा दी थी, किसने? गुड ने। ठीक है, गुड के अनुसार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। देखिए, विस्मृति कम करने का उपाय है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो 11 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ की पुनरावृत्ति। ठीक है, पाठ की पुनरावृत्ति। अब देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, तब उसे विस्मृति कहते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आप सभी को एक ही लाइन में, कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जो मतलब भूतकाल जो बातें हो चुकी हैं या अनुभव कर चुके हैं, सीख चुके हैं, को चेतन में लाने, मतलब कि जो हम याद करते हैं तो उसमें असफल हो जाते हैं, जैसे कहते हैं हमको याद ही नहीं रहता है कुछ, तब उसे क्या कहेंगे? विस्मृति। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभवी की पुनरावृत्ति की जाए, मतलब अभ्यास करते रहें तो हम उन बातों को कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। देखिए, क्या दिया? क्रोध व भय प्रकार है अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना,
मूल प्रवृत्ति। तो राइट आंसर दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, संवेग। ठीक है, क्रोध व भय प्रकार है संवेग का। किसका प्रकार है, संवेग का। देखिए क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं और मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों को की व्याख्या की गई है। ठीक है, संवेग एक जटिल अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, जटिल अवस्था होती है, जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे आगे, 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। क्या दिया हुआ है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण। क्या हो जाएगा, अनुकरण। ठीक है, देखिए दूसरे व्यक्ति को बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही क्या कहलाता है, अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे, निदर्श। ठीक है, निदर्श या मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहेंगे, निदर्श या फिर मॉडल। जैसे कि देखते हैं छोटा बच्चा जब होता है तो घर या समाज और या अपने फैमिली के जो लोग होते हैं उनसे कहलवाते हैं बेटा ऐसा नहीं ऐसा बोलिए, तो वो सीखने का प्रयत्न करता है, तो उसको क्या कह देते हैं, अनुकरण। मतलब कि किसी दूसरे से हम उसकी बातों को मतलब ध्यान देते हुए उसका मतलब सीखने का प्रयोग करेंगे कि हमसे भी ये बात निकले, जल्दी से हम सीख जाएं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर देखिए, यदि पूर्व ज्ञान, ठीक है सॉरी, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे आप लोगों को कोई भी चीज़ मतलब पहले से याद है और उसी से संबंधित कोई भी चीज़ आपको करवाई जाए, क्वेश्चन करवाया जाए या कुछ भी करवाया जाए, जैसे हम छोटे पे ककारा सीखे होते हैं, टेबल सीखे होते हैं, तो अब जब हम लोग बड़े होते हैं तो क्वेश्चन मैथ के लगाते हैं, तो पूर्व ज्ञान जो हम पहले ज्ञान ले चुके हैं उसी को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तभी तो हम वो सब कर पाते हैं। अगर मैं छोटे से मतलब वो सब सीखी नहीं होती, अक्षर वर्ण का ज्ञान नहीं होता, तो मैं बड़े पर कैसे कुछ कर सकती। तो उसी को क्या कहेंगे, सकारात्मक प्रशिक्षण। ठीक है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। देखिए सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। देखिए सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं, देखिए अभी बता चुकी हूँ, क्या कहेंगे, विस्मृति। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणी ना हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पर ना लाया जा सके तो उसे विस्मृति कहते हैं। जो कि हम जैसे पहले कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं, फिर दूसरे या तीसरे दिन चौथे दिन हम उसको भूल जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जैसे अब उसमें असफल हमसे पूछा गया, देखिए कुछ भी हम लोगों को याद करने को दिया गया, अब हम जब कोचिंग गए या ट्यूशन गए तो बताया कि चलिए भाई आप सुनाइए, आपको वो कहा गया था कि आप याद करके आइए। ठीक है, तो आप उसको याद तो किए थे लेकिन भूल गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्मृति कह देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। देखिए टर्मन के अनुसार 90 से 100, ठीक है, बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। कौन सा माना जाता है दोस्तों, सामान्य बालक। ठीक है, सामान्य बुद्धि वाला बालक कौन सा माना जाएगा, सामान्य। देखिए टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि बालक। अब देखिए इसमें आगे देख लेंगे कौन कौन से मतलब कौन सी बुद्धि लब्धि के बालक
क्या माने जाते हैं, ठीक है। देखिए जो 130 से अधिक होते हैं, जो 130 से अधिक होते हैं, ठीक है, अधिक होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक कह देंगे उसको, कहते हैं। अब देखिए जो 121, ठीक है, 121 से 130 जो है, ठीक है, 121 से जो 130 है उसको प्रखर बुद्धि कह देंगे, क्या कहेंगे, प्रखर बुद्धि, ठीक है, प्रखर बुद्धि कहेंगे। और जो 111 से 120 है, ठीक है, जो 111 से 120 हो जाएगी उसको क्या कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे तीव्र बुद्धि, ठीक है, तीव्र बुद्धि का बालक है, तीव्र बुद्धि। और जो 91, ठीक है, जो 91 से लेके 110 तक है, ठीक है, 110 तक है उसको सामान्य बुद्धि, ठीक है, 91 से लेके 110 तक सामान्य बुद्धि हो जाएगी, सामान्य बुद्धि हो जाएगी। और देखिए जो 81 से 90 है, ठीक है, 81 से जो 90 है उसको क्या कहेंगे, मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि कहते हैं 81 से 90। और 71 से 80 है जो, 71 से 80 है जो उसको अल्प बुद्धि कह देंगे। और 71 से जो कम है उसको जड़ बुद्धि, ठीक है। तो दोस्तों इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा। टर्मन ने ये माना है कि 90 से 100 तक जो बुद्धि लब्धि जिस बालक की होती है उसको सामान्य बुद्धि वाले बालक कहा जाता है, ठीक है। तो चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन। और सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए दोस्तों, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। हॉल का सिद्धांत, हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा, प्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, किशोरावस्था का विकास, ठीक है, किशोरावस्था का विकास। देखिए स्टेनले हॉल ने इनका पूरा नाम क्या है, स्टेनले हॉल, ठीक है, स्टेनले हॉल, स्टेनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, ठीक है, प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलेंस, ठीक है, एडोलेंस, कौन सी पुस्तक थी, एडोलेंस इनकी पुस्तक थी, एडोलेंस, एडोलेंस में किशोरावस्था के विकास को आकर्मित विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यातित किया है, ठीक है। इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, आकस्मात होते हैं, ठीक है, आकस्मात होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, ठीक है, 18 नंबर पढ़ेंगे। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया, ठीक है, कमेनियन ने, हॉल ने, हालिंगवर्थ ने, फ्रायड ने। तो देखिए किसने महत्व दिया, फ्रायड ने, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और फ्रायड ने, देखिए फ्रायड जो थे उन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। कितनी अवस्थाओं का, 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया था, ठीक है। कौन कौन सी हो जाएंगी, गुदी अवस्था, गुदी अवस्था हो जाएगी एक, तो दूसरी हो जाएगी लैंगिक अवस्था। और देखिए कौन सी तीसरी हो जाएगी, देखिए सॉरी, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी तीसरी। और फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, मुखी अवस्था, ठीक है, मुखी अवस्था ये फर्स्ट हो जाएगी, मुखी अवस्था। दूसरी हो जाएगी गुदी अवस्था, तीसरी हो जाएगी लैंगिक अवस्था, और चौथी हो जाएगी आदृश्य अवस्था, ठीक है, आदृश्य अवस्था कौन सी हो जाएगी, आदृश्य अवस्था। और 5वीं हो जाएगी आपकी जननेंद्रिय अवस्था, ठीक है, जननेंद्रिय अवस्था। ये पांचों की पांचों इन्होंने बताई थी, ठीक है, इन्होंने बताई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए मनोविज्ञान
की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट ने। ठीक है, डब्ल्यू वुंट ने। तो देखिए विलियम मैक्स मिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। कौन सी? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और देखिए सन 1879 में इन्होंने जर्मनी के, ठीक है, जर्मनी के लिप्चिंग विश्वविद्यालय में, कौन से विश्वविद्यालय में? लिप्चिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ये ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माने जाने लगे। ठीक है, माने जाने लगे। तो इसका इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर गेस्टाल्ट। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ठीक, तो बताइए जल्दी से राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मैक्स वथीमर। ठीक है, मैक्स वथीमर। देखिए गेस्टाल्ट जो थे मनोवैज्ञानिक की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स वथीमर और वोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफ्टा तथा कुर्ट लेविन ने रखी थी। ठीक है, तो 4 मनोवैज्ञानिक थे। इसमें चारों में से एक नाम दिया गया है, कौन सा? मैक्स वथीमर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 का राइट आंसर करते हैं। देखिए संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण और स्मृति सृजनात्मक। तो राइट आंसर करना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्मृति से संबंधित है। तो सीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यातित करता है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संगठित रहती हैं। कितनी? असंख्य सूचनाएं। ठीक है, असंख्य सूचनाएं संगठित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होते हैं। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माणक में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। तो सीज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 22 नंबर 22 का राइट आंसर दोस्तों करना है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? गेस्टाल्ट वादियों का। ठीक है, किसका है? गेस्टाल्ट वादियों का। देखिए अधिगम संबंधी क्षेत्र कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। और लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में क्या कहा जाता है? कैसे प्रदर्शित करते हैं? बी इक्वल एफ पी इंटू ई। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का राइट आंसर करना है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए सीडीपी चल रही है, हिंदी चल रही है, ईवीएस की आज क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैथ तो चल ही रही है आप लोगों की। देखिए क्या दिया है 23 में राइट आंसर, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बुद्धि। ठीक है, बुद्धि क्या हो जाएगा? बुद्धि। देखिए बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भाटिया द्वारा। ठीक है, भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। ठीक है, किया गया था। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो इसका दोस्तों सीज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का राइट आंसर करिए सभी लोग। 24 का राइट आंसर करना है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें? अभिक्रमायोजित। ठीक है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थार्डाइक, स्किनर, वाटसन।
तो किसने दिया था दोस्तों? स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की क्रिया को साकार रूप से प्रदान किया जाता है। और देखिए बीएफ स्किनर ने इनको देखिए 1942 ठीक है में सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बना। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का राइट आंसर करिए जल्दी। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो राइट आंसर करेंगे दोस्तों, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। देखिए, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है, स्थायी परिवर्तन होता है। तो ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का राइट आंसर करेंगे सभी लोग। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, साथ ही सभी लोग शेयर भी करते रहिए। ठीक है, 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे, किसका हिस्सा है? गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, गिलफोर्ड का सिद्धांत। देखिए, जेपी गिलफोर्ड थे, जो जेपी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। कैसा? त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय। ठीक है, त्रिविमीय प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके अनुसार बुद्धि के 3 विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। एक तो सामग्री संक्रिया, उत्पाद संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों में देखिए इसको तो तीन मतलब उस पे प्रकारों में देखा गया है। कौन कौन से? सामग्री संक्रिया और उत्पाद। और जो संक्रिया है उसको 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए 27 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष के उसकी बुद्धि लब्धि इसमें देखिए निकालना है दोस्तों। देखिए, 8 वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु कितनी दी हुई है? 10 वर्ष। मानसिक आयु दी हुई है दोस्तों 10 वर्ष। और उसकी कौन सी मानसिक आयु 10 वर्ष थी। और वास्तविक आयु क्या थी? वास्तविक आयु उसकी थी 8 वर्ष। और इंटू 100 जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं फार्मूला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो 125 राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगी। ठीक है, 125 उसकी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर का राइट आंसर करना है। 28 नंबर का राइट आंसर करना है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। देखिए, जेम्स लैंग सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा? जेम्स लैंग सिद्धांत। देखिए, जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती है। ठीक है, अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 29 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव। ठीक है, सामवेगिक तनाव
कुंठा कहलाता है। क्या कहलाता है? कुंठा कहलाता है। बीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कुंठा कहलाता है। देखिए कुंठा जो है, इन्होंने मैकडूगल जो थे, मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे। कितने बताए थे? मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे। मैकडूगल 14 संवेग बताए थे। ठीक है, 14 संवेग बताए थे मैकडूगल ने। देखिए किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सामवेगिक तनाव। ठीक है, सामवेगिक तनाव उसको उसको क्या कहेंगे? कुंठा। मतलब जैसे कि आप लोगों का, जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, उसका पेपर देते हैं, यही सोच के देते हैं कि मैं इसमें तो मतलब सेलेक्ट हो जाऊंगा या पास कर जाऊंगा, और जब आप लोग पास नहीं कर पाते हैं या कुछ रुकावट हो जाता है, तो जब मन में आप लोगों के तनाव उत्पन्न होता है, तो उस तनाव को क्या कहेंगे? सामवेगिक तनाव जो होता है उसको क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। क्या कहेंगे? कुंठा कहेंगे। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या दिया हुआ है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? तो सभी को दोस्तों राइट आंसर करते रहना है। सभी लोग जल्दी से राइट आंसर करिए। इसमें क्या दिया हुआ है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। तो नैतिक विकास। ठीक है, कोहलबर्ग ने देखिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य समाज से, ठीक है, समाज से अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल दिया। ठीक है, कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समांतर चलता है, परंतु उसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो इसका सीज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड।